हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन ने पूरे भारत के लोगों के मन में राष्ट्रीयता चेतना जागृत की। भारतवासियों ने धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठकर अंग्रेजों के विरुद्ध हुए आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब वे जान चुके थे कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति ही उनकी सभी समस्याओं का हल है। इसी दौरान 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी नामक स्थान पर एक दुखद घटना घटी, जिससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। इस कारण हिंदू और मुसलमानों के झगड़े शुरू हो गए। गांधी जी ने कुछ समय के लिए स्वयं को राजनीतिक क्षेत्र में दूर रखकर अनेक सकारात्मक कार्य किए, जैसे खादी बुनना, चरखा कातना, खादी का प्रचार करना, हिंदू मुस्लिम एकता कायम करना व हरिजनों के उद्धार संबंधी कार्यक्रम चलाना आदि। लेकिन 1922 ईस्वी से 1930 ईस्वी के बीच भारत में इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि देश को एक बार फिर से एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता महसूस होने लगी। 14 फरवरी से 16 फरवरी 1930 तक महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को चुने गए 79 कार्यकर्ताओं के साथ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन साबरमती से दांडी समुद्र तट की यात्रा के साथ शुरू किया गया। 24 दिन के अंदर 200 मील की यात्रा पूरी कर गांधी जी तथा उनके सहयोगी कार्यकर्ताओं ने समुद्र तट पर नमक बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से सरकारी कानून की अवज्ञा करने का यह आंदोलन चलाया। इसे शुरू करने से पहले उन्होंने वायसराय को पत्र लिखकर आंदोलन न करने के लिए उनके सामने 11 शर्तें रखी, लेकिन उनके संदर्भ में कोई सकारात्मक उत्तर न मिलने के कारण उन्होंने इसके शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रीयता की भावना तथा स्वराज्य की प्राप्ति की कोशिश तीव्र करने में इस आंदोलन की महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका रही। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी हरियाणा की जनता ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। इस आंदोलन के समय हरियाणा के लोगों के जोश को देखकर असहयोग आंदोलन के दिन ताज़ा हो गए। यह आंदोलन 1930 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक अलग अलग रूपों में चला। इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे की जो भूमि थी, उनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि क्या इसका बैकग्राउंड था। पहला है 1926 ईस्वी के चुनाव। हरियाणा में 1926 ईस्वी के चुनावों में महात्मा गांधी के कहने के अनुसार चुनाव का बहिष्कार किया गया। इस समय तक स्वराज पार्टी का भी राजनीतिक रूप से दम निकल चुका था। इन चुनावों में लाला लाजपत राय तथा पंडित नेकीराम शर्मा ने स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी बनाकर अपने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही चुनावों में जीत पाया। इन चुनावों में भी पिछले चुनावों की तरह यूनियनिस्ट पार्टी को हरियाणा में जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई। इस जीत का सारा श्रेय छोटूराम को जाता है। पंजाब के गवर्नर मैल्कम हैली ने चौधरी छोटूराम को मंत्री नहीं बनाया। इससे हरियाणा की जनता यूनियनिस्ट पार्टी से नाराज हो गई थी। हरियाणा में कांग्रेस ने इसे अपने लिए एक अच्छा अवसर समझा तथा उसके स्थानीय नेताओं ने अपने आपसी मतभेद भुलाकर यहां पार्टी को एक बार फिर से मजबूत बनाने के लिए जोर लगा दिया। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगन से हरियाणा में अपना महत्व खो चुकी कांग्रेस अब धीरे धीरे यहां पर अपनी स्थिति सुधारने लगी। पंडित नेकीराम शर्मा, श्यामलाल सत्याग्रही तथा लाला श्यामलाल ने कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में दोबारा खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
हरियाणा में इस तरह के माहौल को देखकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का, विशेषकर महात्मा गांधी का विश्वास बढ़ा। यही विश्वास सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कारण बनकर उभरा। दूसरा कारण है साइमन कमीशन का आगमन व बहिष्कार। इंग्लैंड की सरकार ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया। इस कमीशन का अध्यक्ष जॉन साइमन को बनाया गया तथा उन्हीं के नाम पर इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। इस कमीशन के गठन का उद्देश्य 1919 ईस्वी के अधिनियम की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना था। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे जो सभी अंग्रेज थे। किसी भी भारतीय को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया। भारतीयों के लिए यह किसी अपमान से कम नहीं था। भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस बात पर इस कमीशन का विरोध किया। भारत में जहां पर भी यह कमीशन गया वहां के लोगों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए, जुलूस निकाले व प्रदर्शन किए। कांग्रेस पार्टी ने दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन में बॉयकॉट का प्रस्ताव पास किया। हरियाणा के झज्जर में साइमन के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया। रोहतक जिले में इसके विरोध में अनाज मंडी में एक विशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में भाषण दिए। श्रीमती एनी बेसेंट ने इस कमीशन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह जले पर नमक छिड़कना नहीं तो और क्या है। अगला है लाला लाजपत राय की मृत्यु। साइमन कमीशन 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को पंजाब के लाहौर स्टेशन पर पहुंचा। यहां अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने जनता के साथ मिलकर इस कमीशन का विरोध किया। इन नेताओं में लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यपाल, हरियाणा के निवासी लाला दूनीचंद और अब्दुल रहमान शामिल थे। राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। लोगों के जबरदस्त प्रदर्शन के कारण अंग्रेज क्रोधित हो गए और भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज के आदेश दिए। इस लाठीचार्ज में अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को लाठियों से घायल कर दिया। घायल होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर हुआ लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में अंतिम कील साबित होगा। लाठियों की चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समाचार से पूरे भारत के लोग आक्रोश से भर उठे। लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उसके क्रांतिकारी साथियों ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार लाला जी की मृत्यु के बाद हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ आया। रोहतक में मार्च 1929 ईस्वी में एक सभा आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सत्यपाल ने की। इस सभा में पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता शामिल हुए। इस घटना से हरियाणा में एक बार फिर से कांग्रेस मजबूत होने लगी। कांग्रेस की यही मजबूती सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बनी। लाला जी की मृत्यु ने देश के युवाओं पर जबरदस्त असर डाला। अगला कारण है नेहरू रिपोर्ट तथा कलकत्ता अधिवेशन। भारत में साइमन कमीशन के विरोध में प्रतिक्रिया देते हुए भारत के सचिव बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि वे कोई भी ऐसा संवैधानिक मसौदा तैयार करके दिखाए जिस पर सब सहमत हों। उसकी चुनौती को भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने गंभीरता से लिया तथा इसी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ। इसमें भारत के सभी दलों जैसे अकाली दल, मुस्लिम लीग, कांग्रेस व हिंदू महासभा आदि ने हिस्सा लिया। इस सभा में एक कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस कमेटी को भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। इस कमेटी द्वारा तैयार रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में मांग की गई कि भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। इस रिपोर्ट के अनुसार चुनाव प्रक्रिया में
पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचक मंडल के माध्यम से सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। इसमें अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात भी कही गई, परंतु मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया। वे अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रमों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने की बात कर रहे थे। 1928 ईस्वी में हुए कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को रखा गया। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे, इसीलिए उन्होंने इस रिपोर्ट का विरोध किया। इन नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखने और संशोधन करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को 973 मतों के मुकाबले 1350 मतों से गिरा दिया गया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करवा ही लिया। उन्होंने कहा, यदि इस रिपोर्ट को अंग्रेजी सरकार ने स्वीकार नहीं किया और भारत को अधिराज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया तो वे भारत की स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। नेहरू रिपोर्ट की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर जकारिया ने लिखा है कि यह एक उच्च कोटि का प्रतिवेदन था जिसमें राजनीतिक चातुर्य का आभास मिलता है। अगला है लाहौर अधिवेशन तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। अंग्रेजी सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए गांधी जी ने 1 वर्ष का समय दिया था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पंजाब की राजधानी लाहौर में दिसंबर 1929 ईस्वी में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में अधिराज्य की मांग को पूर्ण स्वतंत्रता में बदल दिया गया। इस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात 12 बजे भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पास किया गया और तिरंगा लहराया गया। साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दिया गया कि जब उन्हें सही लगे तब वह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकती है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसी के आधार पर 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अधिवेशन में हरियाणा के नेताओं ने भी भाग लिया, जिनमें पंडित श्री राम, लाला श्यामलाल तथा कैप्टन बाली प्रमुख थे। लाहौर अधिवेशन में पास किए गए प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन भारत के अन्य प्रांतों की तरह हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। हरियाणा के लगभग सभी गांव व शहरों में यह दिवस मनाया गया। सोनीपत, करनाल, रोहतक, झज्जर, हिसार, भिवानी, जगाधरी व थानेसर में इस अवसर पर विशाल जुलूसों का आयोजन किया गया। अगला है लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी की शर्तें मानने से इनकार। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में लिए गए निर्णय के आधार पर गांधी जी ने 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया। वे अपने निर्णय को क्रियान्वित करने से पहले अंग्रेजी सरकार को अंतिम अवसर देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उस समय के जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे उनके पास 11 सूत्रीय योजना का एक प्रस्ताव भेजा तथा कहा कि यदि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो वे अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने लॉर्ड इरविन से मिलने का समय भी मांगा, लेकिन लॉर्ड इरविन ने प्रस्ताव स्वीकार करना तो दूर गांधी जी से मिलने से भी मना कर दिया, जिसके कारण गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने लॉर्ड इरविन की उदासीनता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने रोटी मांगी थी परंतु मुझे रोटी के बदले पत्थर मिले, अतः आंदोलन प्रारंभ करने के अलावा अब मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब है कार्यक्रम। अपने इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने सभी स्थानों पर नमक कानून तोड़ने की जनता से अपील की। इसका जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा।
इसी के साथ उन्होंने 6 अप्रैल को देशवासियों के सामने कुछ और कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, सरकारी स्कूलों तथा सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार किया जाए। महिलाएं विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकानों पर धरना दें। विदेशी वस्त्रों की होली जलाएं। खद्दर का उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सूत काता जाए। सरकार को करों की अदायगी न की जाए। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया जाए। अस्पृश्यता उन्मूलन किया जाए। इन सभी कार्यक्रम नमक तोड़ने के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग थे। अपने इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने नशाबंदी पर काफ़ी जोर दिया। गांधी जी के जादुई प्रभाव के कारण हरियाणा सहित पूरे देश में यह आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता गया। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि उनकी मांगें स्वीकार नहीं की गई तो वे अपने आश्रम से नमक कानून तोड़ने के लिए उपलब्ध साथियों के साथ 11 मार्च को प्रस्थान कर देंगे। वायसराय से कोई उत्तर न मिलने पर उन्होंने आंदोलन चलाने के तरीके पर विचार कर सबसे पहले खुद ही समुद्र के दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया। 11 मार्च 1930 को उनके नेतृत्व में बहुत सारे व्यक्तियों ने साबरमती के मैदान में इकट्ठे होकर प्रतिज्ञा की कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और न ही सरकार को चैन से बैठने देंगे। इस प्रतिज्ञा के बाद 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से 78 अन्य साथियों के साथ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अपने चुने गए साथियों के साथ 24 दिन पैदल चलकर उन्होंने 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को 200 मील लंबी यात्रा तय की और वे दांडी पहुँचे। उन्होंने 6 अप्रैल को आत्मशुद्धि के बाद दांडी तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। उनके इस आंदोलन के प्रति जनता में जागृति पैदा करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके आगे आगे पद यात्रा की। रास्ते में सभी स्थानों पर गांधी जी का बहुत स्वागत हुआ तथा नशाबंदी, छुआछूत दूर करने, खद्दर की उपयोगिता तथा अहिंसात्मक आंदोलन के बारे में उनके विचारों को सुना और इससे आम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। हरियाणा में आंदोलन का विकास। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी की दांडी यात्रा से शुरू हुई। जब वे अपनी यात्रा में व्यस्त थे उस समय कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने का कार्य किया। अलग अलग नगरों और गांवों में कमेटियों का गठन किया गया। हरियाणा में 1931 ईस्वी में इस तरह की कुल 125 कमेटियों का गठन किया गया। इनमें से लगभग 2500 नए लोगों को सदस्य बनाया गया। जिन स्थानों पर नमक बनाना संभव नहीं था वहां अन्य कानूनों को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार किया गया। हरियाणा के नेताओं ने आम जनता को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। हरियाणा में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 10 अप्रैल 1930 ईस्वी को रोहतक जिले से हुई। लोगों ने यहां सरकार का विरोध करने के लिए कालान मोहल्ले में मंदिर के पास स्थित खारे पानी के कुएं से नमक बनाया। अंबाला में भी लोगों ने नमक बनाकर सरकार का विरोध किया। यहाँ के विरोध की विशेष बात यह थी कि इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, जिनमें कमला देवी व विद्यावती प्रमुख थी। 20 अप्रैल 1930 ईस्वी को रेवाड़ी में भी नमक बनाकर सरकार का विरोध किया गया। भिवानी में इस आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1930 को हुई, जब पंडित नेकीराम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित 5000 लोगों की विशाल भीड़ ने नमक बनाया और उसकी खुली नीलामी की। हिसार में भी नमक बनाकर अंग्रेजी सरकार का विरोध किया गया। झज्जर में भी नमक बनाकर अंग्रेजी सरकार के मुंह पर तमाचा मारा गया। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जैसे बेरी, सांगी, सोनीपत व गुड़गांव के लोगों ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। अंबाला में महिलाओं ने मंदिरों के आगे धरना दिया तथा मंदिरों में उन्हीं को जाने दिया जिसने खद्दर के वस्त्र पहने हों। इन महिलाओं से प्रेरित होकर यहाँ के लगभग 5000 लोगों ने खद्दर धारण करने की प्रतिज्ञा ली। शराब बेचने वालों व खरीदने वालों दोनों का सामाजिक
तिरस्कार किया गया। इसके तहत ऐसा करने वालों को जूतों की माला पहनाकर मुंह काला करके उसे गधों पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता। सरकार को करों की अदायगी न करना भी इस आंदोलन का एक कार्यक्रम का एक हिस्सा था। अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन के साथ हर नीति को अपनाया। सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित किया। आंदोलन में सक्रिय हिस्सेदारी करने वालों को गिरफ्तार किया जाने लगा। सरकार अपने इस कदम से भय का माहौल बनाना चाहती थी। वे लोग जो अहिंसापूर्वक आंदोलन कर रहे थे उन पर भी लाठियां बरसाई गई। अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को ठप करने के लिए अपने वफादार साथियों के साथ मिलकर लोगों में धर्म के आधार पर फूट डालने जैसा घिनौना काम किया। सरकार की इस दमनकारी व फूट डालने वाली नीति का विरोध करने के लिए 1930 ईस्वी के चुनावों का कांग्रेस ने बहिष्कार किया तथा लोगों से भी इसमें वोट न डालने की अपील की। इंग्लैंड सरकार ने 27 मई 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन को भारत भेजा, परंतु यहाँ के लोगों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया। इसके बाद इंग्लैंड की सरकार ने भारत संबंधी संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन इस समय गांधी जी जेल में थे, इसीलिए कांग्रेस कमेटी ने इसमें भाग नहीं लिया, जिससे यह गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया। 26 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी जी द्वारा दूसरे नेताओं को रिहा कर दिया गया। गांधी जी तथा दूसरे नेताओं को रिहा कर दिया गया। सरकार और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों के पक्ष में कई महत्वपूर्ण बातों को स्वीकार किया। सरकार ने इस समझौते के तहत अनेक सत्याग्रहियों की रिहाई की बात स्वीकार की, लेकिन इसमें वे लोग शामिल नहीं थे जो क्रांतिकारी या हिंसक गतिविधियों में जेल में बंद थे। सरकार ने जब्त की गई संपत्ति को छोड़ने, कुछ समुद्री इलाकों में नमक बनाने व कुछ मुकदमे और अध्यादेशों को वापस लेने की बात भी कर ली थी। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात की स्वीकार की। कुछ नेताओं द्वारा इस समझौते का विरोध भी किया गया। आंदोलन का पुनः चलना और उसका समापन। गांधी इरविन समझौते के तहत महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। आंदोलन समाप्त होने के बाद अंग्रेजी सरकार द्वारा 7 सितंबर 1931 ईस्वी को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। इस सम्मेलन में गांधी जी की बातों का कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया, जिससे निराश होकर वे सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस भारत आ गए। गांधी जी भारत वापस लौटे तब तक भारत में स्थिति विस्फोटक रूप धारण कर चुकी थी। वायसराय इरविन के स्थान पर नए वायसराय बने लॉर्ड विलिंगडन ने गांधी इरविन समझौते को मानने से इनकार कर दिया तथा वापस दमन कार्य शुरू कर दिए। कांग्रेस नेताओं को पकड़कर जेलों में डाला जाने लगा। इस स्थिति में गांधी जी ने नए वायसराय से मिलने का समय मांगा, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसीलिए 3 जनवरी 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। 4 जनवरी की सुबह को ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया। देश के अन्य भागों की तरह हरियाणा में भी एक बार फिर से राजनीतिक गतिविधियों में हलचल पैदा हो गई। हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर जुलूसों, प्रदर्शनों, हड़तालों का आयोजन किया गया। सार्वजनिक सभाएं करके विदेशी माल के बहिष्कार की अपील की जाने लगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
कुछ विद्वानों तथा इतिहासकारों ने इस आंदोलन को असफल करार दिया है। उनका कहना है कि यह आंदोलन स्वतंत्रता के लिए चलाया था, वह उन्हें नहीं प्राप्त हुई। गांधी जी ने एक बार फिर से आंदोलन को स्थगित कर दिया था, इसके लिए भी उनकी आलोचना की गई थी। कांग्रेस के युवा नेताओं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी गांधी जी की आलोचना इस आधार पर की कि उन्हें बीच रास्ते में लोगों को अधर्म में नहीं छोड़ना चाहिए था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल हो गए। गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करके 13 वर्षों के कार्यों एवं बलिदानों पर पानी फेर दिया, लेकिन आंदोलन की असफलता के बावजूद इसे महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। इस आंदोलन की हरियाणा में विशेष बात यह रही कि इसमें स्त्रियों की भागीदारी काफ़ी प्रशंसनीय थी। यहाँ स्वदेशी की भावना ने लोगों को गौरवान्वित किया। हरियाणवी लोगों ने पुलिस के अत्याचार को शांतिपूर्ण तरीके से सहकर एक मिसाल कायम की। हरियाणा के इतिहास के प्रसिद्ध लेखक व इतिहासकार डॉक्टर S.C. मित्तल ने इस आंदोलन के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि गांधी जी के अन्य आंदोलनों की तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन बाहरी तौर पर विफल रहा, लेकिन यह राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में एक कदम आगे और बढ़ा। तो बच्चों, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन।